तो आ गए डरने। स्वागत है तुम सबका एक और नई हॉरर वीडियो में। एंड मैं पहले ही बताना चाहता हूँ कि ये सेकंड पार्ट होने वाला है अल्फा की पर्सनल हॉरर एक्सपीरियंस सीरीज का। सो अगर तुमने फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो मैं तुम्हें यही रिकमेंड करूंगा कि पहले उसे जाकर देखो, वरना कोई बात नहीं, तुम इसी वीडियो को एंजॉय कर सकते हो। तो मैं एक टूर पे गया था एंड मैं एज ऑलवेज काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था कि भाई बहुत मज़े करेंगे, मेमोरीज बनाएंगे जो हम कभी नहीं भूलें। लेकिन सच में इतनी ज़्यादा मेमोरेबल हो जाएगी कि मैं कभी उसे भूल नहीं पाऊँगा, ये मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। तो अगर तुमने पहला पार्ट देखा होगा तो तुम्हें पता होगा कि मैं 5th 6th और 7th 3 साल में हॉस्टल में था नागपुर में। तो उस हॉस्टल में फ़ोन और पेरेंट्स अलाउड नहीं थे, तो तुम्हें हमेशा अकेले ही रहना पड़ता था। एंड 2-3 महीने में 5 दिन की छुट्टी मिलती थी जिसमें तुम्हें पेरेंट्स के साथ घर जाने दिया जाता था एंड फिर वापस हॉस्टल में। तो ये मेरी 7th क्लास की बात है जब मुझे ऐसे ही 3-4 दिन की छुट्टी मिली थी। तो मेरी फैमिली ने प्लान बनाया कि हम घूमने जाएंगे नासिक। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हो गया कि इस बार छुट्टियों में घूमने जाएंगे। तो वो दिन आया, मेरी फैमिली वाले आए, मुझे पिक किया हॉस्टल से एंड हम लोग ट्रेन से जा रहे थे, वो भी रात को। मतलब मेरी फैमिली वाले सुबह आ जाते हैं नागपुर एंड हम दिन भर वहीं फ्लैट में रहते हैं एंड सभी के बैग पैक ही थे पहले से, तो हम निकल जाते हैं एंड ट्रेन वेन में बैठ जाते हैं एंड नासिक के लिए जो हमारी जर्नी है वो स्टार्ट हो जाती है। एंड अगर तुम कभी ट्रेन में बैठे होगे तो तुम्हें पता ही होगा कि एक सेक्शन में 3 सीट्स होती है एंड बीच में ऐसा टेबल जैसा होता है। तो 2 सीट्स जो थी वो हमारी थी एंड अपोजिट में एक दूसरी फैमिली बैठी थी जो कि हमारी तरह नागपुर से थी। तो अगर तुम लॉन्ग रूट्स पे जाते हो ना तो तुम्हारी साथ वाले पैसेंजर से ना बात होना चालू हो जाती है। तो हमारी भी उस फैमिली से बातचीत शुरू हो गई एंड वो जो फैमिली थी वो भी नासिक ही जा रही थी। तो सही था, लेकिन मुझे उन्हें देखकर एक अजीब सी वाइब आ रही थी स्टार्टिंग से। आई मीन बढ़िया लोग थे, बात बात पर हंस रहे थे, बट वो फैमिली होती है ना जो बहुत सारे सीक्रेट्स रखती है, छुपा कर रखती है, वो उन फैमिलीज में से थी। बिकॉज अगर तुम उनसे पूछोगे ना कि आप नासिक से हो तो वो पहले एक दूसरे को देखेंगे, इशारों में बातें होंगी, है ना। वैसे ही वो कहते हैं कि नहीं हम तो ऐसे ही जा रहे हैं। तो ट्रेन में जो सीट्स होती है ना ऊपर, वो ऐसी होती है कि तुम उन्हें अगर नीचे करोगे ना तो वो बेड बन जाते हैं जिस पर तुम सो सकते हो। तो रात हो गई तो मैंने सोचा कि चलो अब ऊपर सो जाते हैं। तो मैं ऊपर गया सोने के लिए एंड मैं सोने लगा, पर वो फैमिली जो थी उसके सभी मेंबर्स बैठे हुए थे। मतलब उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो डरे हुए हैं, वो किसी चीज़ का डर है उनको। तो मैंने इसे इग्नोर किया एंड मैं ईयरफोन लगा के सो गया। एंड बाद में आधी रात को मैं उठता हूँ एंड मैं देखता हूँ कि वो फैमिली अभी भी वैसी की वैसी ही बैठी है, सेम। कोई अपनी जगह से हिल नहीं रहा है, सभी बैठे हैं बस। एंड ना कोई मूवमेंट ना कोई एक्सप्रेशन, बस बैठे हुए हैं। मतलब काफ़ी वियर्ड था वो, बस बैठे हुए हैं। एंड पूरी ट्रेन में सारे लोग सो रहे हैं, बस वो फैमिली जाग रही है और एक दूसरे को देख रहे हैं। मैंने कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सो गया। एंड अगले दिन हम पहुंच गए नासिक। तो हमारा ऐसा था कि 2 दिन रुकेंगे और तीसरे दिन मंदिर जाएंगे। तो वहाँ पे ना एक बहुत ही अच्छा मंदिर है त्र्यंबकेश्वर नाम से। तो हमारा था कि हम वहाँ जाएंगे। तो हम जब नासिक उतरे तो हमें पता चला कि वो फैमिली भी त्र्यंबकेश्वर जाएगी। मुझे याद नहीं है, आई थिंक उस दिन कोई स्पेशल डे था क्योंकि सभी उसी दिन वहाँ पर आ रहे थे, मतलब मंदिर आ रहे थे। तो उनका भी सेम ही था कि वो भी 2 दिन रुकेंगे एंड एक ही दिन हम दोनों फैमिली को त्र्यंबकेश्वर जाना था। तो सही था, मतलब त्र्यंबकेश्वर जो मंदिर है वहाँ बहुत दूर से लोग आते हैं एंड वहाँ पर रूम्स हमेशा अवेलेबल ही रहते हैं क्योंकि बाहर से इतने लोग आते हैं। तो हमने कहा चलो रूम्स देखते हैं। तो हम जाते हैं एंड आसपास को देखते हैं। तो वो फैमिली जो थी वो भी हमारे साथ ही थी। तो हमने सोचा कि साथ में ही ले लेंगे रूम्स, बिकॉज़ हमारी थोड़ी बहुत जान पहचान हो गई थी। तो हम जाते हैं, थोड़ा देखते हैं एंड ले लेते हैं रूम्स, जिसमें एक रूम हमारा होता है
एंड एक रूम उस फैमिली का होता है। और मैं तुम्हें बता दूं कि वो रूम्स ऐसे नहीं थे जैसे दिल्ली में होते हैं, जैसे कि एक फ्लोर उसके ऊपर एक और उसके ऊपर एक और, ऐसे नहीं थे वो ऐसे जैसे मुंबई में चोल और नहीं होती, वो लंबी सी होती है जिसमें लंबा सा एक रास्ता होता है एंड बहुत सारे रूम्स होते हैं अलग अलग, उस टाइप का था वो। तो उसमें ऐसा था कि एक रूम हमारा था एंड हमारे जस्ट पास में उस फैमिली का रूम था एंड बाकियों के रूम्स थे। तो हम उस दिन घूमे, एक्चुअली घूमे नहीं थे, थके हुए थे, सुबह से सोए नहीं थे एंड शाम को थोड़ा इधर उधर टहल आए थे। तो वहाँ पे हमने थोड़ी लीची विची खाई एंड वहाँ नासिक में ना माहौल भी काफ़ी अलग सा हो जाता है। मतलब आसपास काफ़ी सारे टेम्पल्स थे, तो हर जगह भजन ही चल रहे थे, तो हम वही सुन रहे थे। एंड रात हो गई तो हम सभी रात को डिनर करके सोने चले जाते हैं। तो अभी रात के ना 12 बज रहे होते हैं एंड मुझे एक आवाज़ आती है कि कोई मेरे गेट पे ठक ठक करके खटखट आ रहा है। आई नो कि तुम में से काफ़ी लोग कमेंट करेंगे कि भूत कितने मैनर्स वाले होते हैं ना, कि वो पहले अंदर आने के लिए परमिशन मांगते हैं। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता उनका कि वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये राज भी उसके साथ चला गया। तो एनीवेज, तुम्हें एक बात पता होगी कि जब तुम कुछ सोते हुए सुनते हो ना, तो तुम्हें उठने में थोड़ा टाइम लगता है। मतलब ऐसा नहीं कि तुमने कुछ सुना और सीधे उठ गए कि कहाँ क्या, नहीं ऐसा नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है तुम्हें चीज़ें समझने में जब तुम उठते हो। ठीक है, तो मैं अभी नींद में हूँ एंड कोई ठक ठक कर रहा है एंड चिल्ला रहा है। तो मैं ऐसा उठता हूँ, आंखें खोलता हूँ तो कोई आवाज़ नहीं आती, कोई नहीं खटखटा रहा। तो मैं थोड़ी देर बैठता हूँ, सुनने की कोशिश करता हूँ, बट कोई नहीं चिल्ला रहा था। तो मुझे लगता है कि शायद मुझे वहम हुआ है। मैंने कहा इट्स ओके, मैं जाता हूँ, सो जाता हूँ। अगले दिन मैं अपने मॉम डैड को बताता हूँ कि रात को कोई आया था क्या, गेट खटखटा रहा था। डैड ने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे लगा शायद मैंने ऐसे ही सुन लिया था, या फिर मॉम और डैड ज़्यादा गहरी नींद में सो रहे थे। तो एनीवेज, हम फिर से घूमने निकल जाते हैं उस फैमिली के साथ। तो हमने उस फैमिली के साथ लंच किया, तो उन्होंने हमें बताया, मतलब आई थिंक वो हम पे पहले ट्रस्ट ना कर रहे हो। ऑब्वियसली तुम अपनी सारी बातें किसी स्ट्रेंजर को थोड़ी ना बता दोगे ना पहले ही बारे में। तो उस दिन वो फैमिली हमें बताती है कि पिछले 2 सालों से उनके साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा था। मतलब उनके साथ बहुत सारे इंसिडेंट हुए थे ऐसे, जिसकी वजह से वो ब्रेक लेकर मंदिर घूमने आए थे। तो हम लोग वहाँ रुके, मतलब अपने रूम में आ चुके थे और सोने की तैयारी हो रही थी। और जब हम सोने लगते हैं आधी रात को, फिर से ठक ठक हो रही थी एंड कोई चिल्ला रहा है और इधर से उधर भाग रहा है। मतलब इधर स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक आवाज़ आ रही है, मतलब तेज़ आवाज़ आ रही है। कभी हमारा गेट खटखटा रहा है, कभी दूसरे गेट पर ठक ठक हो रही है। और इस बार सब ने सुना है, मॉम ने भी एंड डैड ने भी, सब ने सुना है। एंड इस बार मेरी फटी पड़ी है, लेकिन भाई किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला, बिकॉज़ बड़ों को तो पता ही होता है ना कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। हम तो छोटे थे एंड वो अलग ही आवाज़ थी, एक होती है ना कि बचाओ बचाओ, वो कुछ अलग ही था भाई, वो बिल्कुल अनस्पीकेबल था और मैं बता भी नहीं पाऊँगा। तो उस रात को मॉम ने हमें समझाया कि ये तो ऐसे ही है, ऐसे ही करके। तो बच्चे थे तो भाई सो गए। एंड अब आता है तीसरा दिन। मैंने तुम्हें बताया था ना कि 2 दिन के बाद हम मंदिर जाएंगे, तो अब चालू हो जाती है हरकतें। मतलब अब हमें जाना है मंदिर, त्र्यंबकेश्वर मंदिर। तो हम लगते हैं जाने, फिर वही पैकिंग वैकिंग एंड वो सारी चीज़ें जो तुम मंदिर लेकर जाते हो, एग्जेक्ट्रा। तो अब इनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि कभी इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी उनका मन बदल रहा है कि हमें नहीं जाना, तुम लोग जाओ, अब हमें नहीं आना। हमने कहा नहीं, यहाँ तक आए हो तो चलो। थोड़ा ज़ोर दिया तो चल पड़े। तो हम ना कार में जा रहे थे, ड्राइवर आया हुआ था एंड यहाँ से मंदिर का 1.5 घंटे का रास्ता था। तो हम लगे जाने और एकदम से ड्राइवर रोकता है गाड़ी। हमने कहा क्या हुआ, खाली रोड है। ड्राइवर बोलता है कि कुछ देखा। हमने कहा रात को सोए नहीं क्या, मतलब ड्राइवर बोलता है नहीं कुछ देखा इसलिए रोकी गाड़ी। हमने कहा चलो। तो चलने लगे। अब जैसे जैसे हम मंदिर के पास पहुंचने लगे ना,
जैसे तबीयत ख़राब थी उनकी, वो धीरे धीरे ठीक हो रही थी और मंदिर पहुंचते पहुंचते पूरी तरह से ठीक हो गए। तो सबका मूड हो गया घूमने का। हम त्र्यंबकेश्वर पहुंच गए एंड वहाँ पर एक कुंड है, तो वहाँ पर रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि एक लिमिट तक तुम जा सकते हो एंड उसके आगे गहराई ज़्यादा है। तो हमने सब घूमा था, प्रसाद वगैरह चढ़ाई, दर्शन किए, सब बढ़िया से हो गया, सभी बिल्कुल हैप्पी मूड में। तो हम वापस आने के लिए निकल गए। तो जब हम वहाँ से निकलने ही वाले थे ना, तब हमें वहाँ पर एक बाबा मिले। उन्होंने उस फैमिली से बोला कि कुछ ठीक नहीं है, तुम साथ में चलो, कुछ ठीक नहीं है। तो बाबा जी ले चले साथ में, तो हम भी चल पड़े। हम उनके साथ में गए और हम भी वहाँ पर बैठ गए। तो सबका ना अपना अपना होता है कि यहाँ पर रह रहे हैं, तो बाबा भी ले गए जहाँ पर वो रहते थे, तो वो लेकर गए। तो सभी बैठे हैं, हम इधर उधर बैठे हैं, हम इधर बैठे हैं, वो फैमिली उधर बैठी है। एंड बाबा जी ने एक गोला सा बनाया था चावल का, जिसमें अगरबत्ती जल रही थी, और उन्होंने पूछा कि क्या चल रहा है तुम्हारे साथ। तो उन्होंने बताया कि 2 साल से सब कुछ बिगड़ा हुआ है, कुछ भी बढ़िया नहीं चल रहा है एंड डाउनफॉल हुए जा रहा है, मतलब हर चीज़ गलत हुए जा रही है। तो थोड़ी देर बाद ना वो बाबा जी अपना ध्यान व्यान करने लग गए और हम भी ऐसे ही बैठे थे। तो आंटी जी बगल में बैठी थी, मतलब वो फैमिली की जो मदर थी ना, वो बैठी थी एंड उनके पास में मेरी मम्मी बैठी थी, देन मैं बैठा हुआ था। तो एकदम से क्या हुआ, पूरा माहौल शांत है बिकॉज बाबा जी ध्यान कर रहे हैं। एंड एकदम से आंटी जी थोड़ी सी अलग बिहेव करने लग गई, जैसे सांस ज़्यादा ले आना, कुछ कुछ अलग ही लैंग्वेज बोलना एंड आंखें बंद है उनकी, और वो अलग बिहेव कर रही है। तो हमें लगा कि क्या हो गया, इन्हें कोई अटैक पड़ गया। मम्मी देख रही है एंड एकदम ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही थी। तो मैं तो डर गया और सीधे उठ के पापा की साइड आ गया। तो मम्मी साइड में बैठी है और पूछ रही है क्या हुआ क्या हुआ। एकदम से उन आंटी ने सारे बाल आगे कर दिए और ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रही है। अब तो मम्मी भी साइड हो गई और हम सब कोने में हो गए। और बाबा जी, तुम मानोगे नहीं, एकदम से आंटी क्रॉल करके घुटने के बल चल के इतनी स्पीड में गई है, बाबा तक पहुंची और इतनी स्पीड में गई कि पॉसिबल ही नहीं है कि तुम उस स्पीड को मैच कर सको, इम्पॉसिबल था वो। इतनी स्पीड में गई थी, हम सब डर गए थे बहुत ज़्यादा। सांस ले रही है, मुझे लिटरली गूज़बम्स आ रहे बताते हुए। क्रॉल करके जा रही है स्पीड में और बाबा जी के पास जाकर रुक गई है। और बाबा जी उन्हें देखकर बोलते कि तू यहाँ क्यों आया है। एंड बाबा जी के पूछने पर वो स्पिरिट डिफरेंट एक्सेंट में एक आंसर देती है कि मैं इस फैमिली को कभी खुश नहीं रहने दूंगा, समथिंग लाइक दैट। एंड अगर मैं सारी कन्वर्सेशन सुनाऊंगा तो शायद ये वीडियो डिलीट करनी पड़ जाए। सो ये समझ लो कि उसके बाद बाबा जी ने उन्हें ठीक किया। वो होता है ना कि अगर तुम्हारी डेथ हो जाती है एंड तुम्हारी कुछ ख्वाहिशें या तुम्हारी कुछ ऐसी बातें दूसरे के प्रति जो जलन की तरह होती है, वो अगर तुम्हारे दिमाग में रह जाती है तो उन्हें मुक्ति नहीं मिलती एंड वो इधर उधर भटकती रहती है उसी चीज़ को पूरी करने के लिए। तो वो जो पर्सन जिसकी डेथ हुई थी वो इस फैमिली से जलता था। उसकी जो है एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है एंड उसे इनसे जलन इसलिए थी क्योंकि इनकी प्रोग्रेस हुए जा रही थी एंड उस बंदे की नहीं हो रही थी। मतलब जलन में ही उसका एक्सीडेंट हो गया एंड जब से उसकी डेथ हुई तब से इस फैमिली का बुरा होना शुरू हो गया। उस इविल स्पिरिट को बाबा जी टैकल करते हैं एंड उसे जाने को बोलते हैं कि तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। एंड वो स्पिरिट भी कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। तो उसके बाद वही बाबा जी ने मंत्र वगैरह पढ़े एंड जो उनका प्रोसीजर होता है वो किया एंड हो गया। फाइनली उन्हें मुक्ति मिल गई एंड आंटी बेहोश हो गई। फिर थोड़ी देर बाद उन्हें होश आया एंड वो नॉर्मल हो गए एंड उन्हें बताया गया कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो वो भी शॉक थे कि ये क्या हुआ। एक्चुअली सभी के लिए शॉकिंग था और मेरे लिए सबसे ज़्यादा था कि मेरे सामने कुछ ऐसा हो रहा है। फिर वही था कि जो फैमिली का और भी प्रोग्राम था, उन्हें कुछ और भी बताना था। और हमारे 3 दिन हो गए थे त्र्यंबकेश्वर के, तो रात का समय था। तो हमने कहा चलो भाई अब हमारा हो गया, हम सीधा होटल की साइड चलो, क्योंकि मेरी छुट्टियां ख़त्म हो गई थी एंड मुझे हॉस्टल वापस जाना था। तो
ये सब हुआ था भाई कि ये क्या देख लिया। अच्छा है मैं अंधा हूँ। तुम खुद सोचो यार कि ऐसी हरकतें हो रही है, बाल आगे है, अलग ही बातें हो रही है, और वो क्रोलिंग वाला सीन तो बहुत ही इंसेंट था। वो जिस स्पीड से गई थी ना वो तो अलग ही था। तो हम रात को निकले एंड मम्मी वगैरह हमेशा की तरह अरे कुछ नहीं था, वो बस ऐसे ही था, सो जा। मैंने मान लिया बिकॉज बचपन में तुम्हें उन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता। वो तो जी हॉरर शो, आहट, डर सबको लगता है, फियर फाइल जैसे शोज की वजह से पता चला था। और मैं तो हॉस्टल में रहता था तो मुझे पता नहीं था कि क्या होता है। तो मैं अगले दिन हॉस्टल में रात को अकेला एंड मैं ये सोच रहा हूँ, मेरी इतनी ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे बता नहीं सकता, आज तक मैं बोल नहीं पाया। सो ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी यहाँ से मत जाना, बिकॉज बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। एंड बस यही कहना था, अगली वीडियो तक मिलते हैं।